हेलो दोस्तों, दोबारा से स्वागत है आप लोगों का आपका अपना चैनल फार्मासिस्ट में। जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था गाउट बीमारी के बारे में, गठिया रोग के बारे में। तो इस बार जो उसका जो सेकंड पार्ट हम बनाने के लिए आए हैं, तो इसमें जो सेकंड पार्ट में मैंने बताया था कि हम दवाइयों के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसमें कौन कौन सी मेडिसिन चलती हैं, उसके क्या प्रिकॉशन होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, उसके बारे में सारी डिटेल अपन बताएंगे। तो थोड़ा मैं आप लोगों का ध्यान चाहूंगा। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि गाउट में होता क्या है। गाउट में ये होता है कि जैसे कि जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है यूरिक एसिड का, वो इंक्रीज हो जाता है। अब ये इंक्रीज क्यों हो रहा है प्लाज्मा कंसंट्रेशन? दो कारण है, उसके दो रीजन है। एक तो ओवर प्रोडक्शन है, या तो इम्पेयर्ड एक्सक्रीशन। इम्पेयर्ड एक्सक्रीशन मीन्स मतलब एक्सक्रीशन कम हो रहा है, या तो ओवर प्रोडक्शन है और सीक्रेशन भी प्रभावित हो रहा है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ गाउट क्लासिफिकेशन गाउट दो तरीके में बताया जाता है। एक तो एक्यूट गाउट होता है, एक क्रोनिक गाउट होता है। एक्यूट गाउट में क्या होता है कि यूरिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो ब्लड में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्यूट में डिपॉजिट हो जाता है जॉइंट में। फिर थर्ड पॉइंट होता है प्लेन, इसमें क्या होता है, पेन एंड इन्फ्लेमेशन होगा जॉइंट पे। अब मोस्ट कॉमन जो जॉइंट्स अफेक्टेड होती हैं, जैसे कि हाथ की है, पैरों की है, ये जॉइंट्स अफेक्टेड होती हैं। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला है कि ये ज्यादा प्रभावित होती है अगर एक्यूट गाउट की सिचुएशन होती है। तो फर्स्ट मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट, जैसे अपन कह सकते हैं कि जो अपने जो पैर का जो अंगूठा होता है उसको बिग टॉय कहते हैं या हेलोक्स कहते हैं, ये सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। अब क्रोनिक गाउट की बात करें, क्रोनिक गाउट में भी सेम ही होता है। यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन ब्लड में कम होता है, ये ज्यादा हो जाता है, ये डिपॉजिट नहीं होता लेकिन ब्लड में। इसमें क्रोनिक गाउट में कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन उसको ट्रीट करना पड़ता है। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये एक्यूट गाउट में कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसा कि हमने बताया था ड्रग्स फॉर गाउट, अब आता है ड्रग्स फॉर गाउट। गाउट के लिए कौन कौन सी ड्रग्स इस्तेमाल होती है, इसमें देखिए दो, एक्यूट गाउट के हिसाब से अलग है और क्रोनिक गाउट के हिसाब से अलग है। तो एक्यूट गाउट में कौन कौन सी चलती है, NSAID चलती है, कॉल्सिचिन चलती है और ग्लूकोस्टेरॉइड। और क्रोनिक गाउट का क्या कंडीशन है, इसमें यूरिक एसिड के सिंथेसिस को अपन कम करते हैं और यूरिक एसिड के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएंगे और यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से इसके जो तीन पार्ट हैं, सिंथेसिस, यूरिकोसोरिक और मेटाबॉलिक इनहेंसर। ये सिंथेटिक इनहिबिटर्स में एलोपिरोनोल आता है और फीबॉक्सीडेट आता है, और यूरिकोसोरिक में प्रोबेनिसिड आता है, सल्फापायराजोन और लेसिन्यूरेट। मेटाबॉलिक एनहांसर में रेस्परिकैन और पैग्लोटिकैन। अब जैसे कि फर्स्ट कैटेगरी है इसकी NSAID की, तो ये है अपनी सबसे पहली NSAID में देखिए जिसमें जो ड्रग चलती है, नेप्रोक्सोन चलती है, इंडोमिथासिन है, पायरोक्सिकैम है और इटोरिकॉक्सिब है। अब जो ये है ना कि इसमें क्या होता है, एस्पिरिन नॉट यूज्ड। पावरफुल जो है ये क्या होता है, पावरफुल एंटी, ये जो ड्रग्स होती हैं ये पावरफुल एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती हैं। एंड इसके बारे में भी और भी अपन डिटेल में बात करेंगे। देखिए ये जो ड्रग है वो ये है कॉल्सिचिन। देखिए जैसे दूसरी कैटेगरी थी, ये कॉल्सिचिन जो रहती है ये या तो एनाल्जेसिक, ना तो एनाल्जेसिक है ना एंटी इन्फ्लेमेटरी है। मोस्ट इफेक्टिव ड्रग मानी जाती है, नॉट ड्रग ऑफ चॉइस, क्योंकि इसमें क्या होता है कॉल्सिचिन में, जैसे इसमें बताया था मैंने, इसमें क्या साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं। साइड इफेक्ट लाइक मायोपैथी और सीवियर डायरियल सिचुएशन हो जाती है। अब जैसे कि देखिए एक्यूट गाउट का जो ट्रीटमेंट होता है वो कैसे लेते हैं, यूरिक एसिड डिपोजिशन इन जॉइंट्स, यूरिक एसिड का डिपोजिशन होगा जॉइंट्स में। साइनोवियल सेल जो रहती हैं वो यूरिक एसिड को लेती हैं। अब यहाँ पे कॉल्सिचिन काम करता है, ये क्या करता है, कीमोटैक्टिक रिसेप्टर को इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से ये कॉल्सिचिन ये अट्रैक्ट ग्रैन्युलोसाइट। ये पूरा चार्ट है कॉल्सिचिन कहाँ काम करता है, देख लीजिए आप लोग। ये कीमोटैक्टिक फैक्टर है, कॉल्सिचिन अट्रैक्ट ग्रैन्युलोसाइट, फिर उसके बाद एनगल्फ यूरेट क्रिस्टल, और फिर ये देखिए रिलीज ग्लाइकोप्रोटीन। फिर इससे क्या होता है, लैक्टिक एसिड बढ़ेगा, pH कम होगी और मोर यूरेट क्रिस्टल डिपॉजिट या प्रेसिपिटेट होंगे। अब रिलीज लाइपोसोमल एंजाइम्स, ज्वाइंट डिस्ट्रक्शन भी होता है इसमें।
अब देखिए कॉलसिटिन करता क्या है, ये चार्ट के द्वारा मैंने बता दिया आप लोगों को, लेकिन कॉलसिटिन करता क्या है? कॉलसिटिन क्या करता है? रिलीज ऑफ कीमोटैक्टिव रिसेप्टर को इनहिबिट करता है और इनहिबिट माइग्रेशन ऑफ ग्रैन्युलोसाइट्स। देखिए ये लिखा है ग्रैन्युलोसाइट, इसके इनहिबिट माइग्रेशन, इनहिबिट रिलीज ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन के इनहिबिट को भी जो रोक देता है ये। और ग्लूकोस्टेरॉइड, अब देखिए थर्ड कैटेगरी है इसमें ग्लूकोस्टेरॉइड है। ग्लूकोस्टेरॉइड का क्या होता है? ये रिजर्व होते हैं फॉर द केसेस ऑफ द जिन केसों में जो NSAID और कॉलसिटिन दोनों यूज नहीं हो पाते हैं, उस कंडीशन में अपन लोग इनको ग्लूकोस्टेरॉइड कहते हैं। रिजर्व फॉर केसेस नॉट रिस्पॉन्डिंग फॉर NSAID एंड कॉलसिटिन। इसमें जो दो ड्रग होती हैं मोस्टली प्रेडनिसोलोन और मिथाइल प्रेडनिसोलोन आर यूज सिस्टमेटिकली। अगर सिंगल जॉइंट अफेक्ट होती है तो इंट्रा आर्टिकुलर ट्राइसिनोलोन अफेक्टेड होती है। अब ये देखिए कि ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक गाउट, सबसे पहले देखिए मैंने बताया था सिंथेसिस इनहिबिटर एलोपिरोनॉल और फ्यूवॉक्सिटेट। अब देखिए क्रोनिक गाउट में क्या करते हैं? सिंथेसिस इनहिबिटर, देखिए सबसे पहला है। अब इसमें क्या होता है? हाइपोजेंथिन जो रहता है ये चेंज होगा जेंथिन में, फिर जेंथिन चेंज होगा यूरिक एसिड में। अब ये ड्रग जो रहती हैं ये सिंथेसिस इनहिबिटर, ये क्या करती हैं? इसी को ब्लॉक करती हैं, एलोपिरोनॉल और फ्यूवॉक्सिटेट। ये जो रहती है ना, यूरिक एसिड के फॉर्मेशन को रोक देती हैं। अब एलोपिरोनॉल जो रहता है, इसमें जो ड्रग है एलोपिरोनॉल, वो जो ड्रग है वो एलर्जी कॉज करता है कुछ पेशेंट्स में। सो वी डेवलप करते हैं अपन एक ऐसी जैसे कि डेवलप ड्रग विच इन जेंथिन ऑक्सीडेज कैन बी यूटिलाइज्ड इन पेशेंट, थस द एलर्जिस्ट टू द जो भी मतलब पेशेंट एलोपिरोनॉल से एलर्जिक होते हैं उन कंडीशन के लिए अपन फ्यूवॉक्सिटेट का इस्तेमाल करते हैं। एंड नेक्स्ट वन है, ये देखिए दूसरी है यूरिकोसोरिक का मतलब ये होता है, देखिए इंक्रीज, ये क्या करती है? यूरिकोसोरिक एक्सक्रीशन जो है ना, इंक्रीज एक्सक्रीशन बाय डिक्रीजिंग ट्यूबुलर सेलिब्रेशन ऑफ यूरिक एसिड। ये क्या करती हैं? या तो एक्सक्रीशन उसका ट्यूबुलर जो रीअब्जॉर्प्शन होता है यूरिक एसिड का उसको डिक्रीज करती हैं। अब सिंस जाहिर सी बात है कि यूरिक एसिड जो रहता है इनसॉल्यूबल होता है, सो प्रेसिपिटेट होगा वो किडनी में जाके यूरिकोसोरिक में। सो अपन जब भी कभी यूरिकोसोरिक ड्रग इस्तेमाल करते हैं या डॉक्टर ने देते हैं तो उस कंडीशन में उनको हाई फ्लूइड इनटेक की एडवाइस दी जाती है। अब इसमें प्रीवेनासिड जो ड्रग है, प्रीवेनासिड जो रहता है ना, वो अपन लोग क्या है, शुड नॉट गिवन। एक्यूट अटैक अगर गाउट का है किसी कंडीशन में तो उस कंडीशन में उसको प्रोवेनासिड नहीं दिया जा सकता। अब प्रोवेनासिड का उसके बाद क्या काम होता है? मोबिलाइज द यूरिक एसिड फ्रॉम क्रिस्टल डिपॉजिट इनटू ब्लड। अब ये मोबिलाइज करती है यूरिक एसिड को क्रिस्टल फॉर्म को डिपॉजिट टू ब्लड में। अब इसकी वजह से क्या होगा? में इंक्रीज नंबर ऑफ एक्यूट अटैक बढ़ सकते हैं इससे। तीसरा जो पॉइंट है वो देखिए मेटाबॉलिक एनहांसर में देखिए जैसे कि ये बर्ड से मतलब इस दवाई को बनाया गया है, इस मेडिसिन को बनाया गया है। जैसे कि बर्ड में ये होता है यूरिक एसिड जो रहता है ना, यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, यूरिक एसिड इनसॉल्युबल होता है, यूरिक एसिड की प्रेजेंस में एलेंटोइन बन जाता है जिसको जो सॉल्युबल होता है, जो कि यूरिन में एक्सक्रीटेड हो जाता है। सो ये जो ड्रग होती हैं दोनों रेस्बेरिकैन और पैग्लोटिकैन, ये जो है ना रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाई जाती हैं, जो कि यूरिक एसिड के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करती हैं। एंड फाइनली अपन बात करें इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। सिम्टम्स होंगे जैसे पेन है, रेडनेस आएगी, स्टिफनेस आएगी, स्वेलिंग आएगी, टेंडरनेस आएगी या वार्मथ आएगी। पेन यानी दर्द होगा, रेडनेस हो जाएगी, स्टिफनेस आएगी, स्वेलिंग आ जाएगी इसमें, टेंडरनेस यानी कि और वार्मथ यानी कि थोड़ा सा गर्म टाइप का लगेगा। अब बात करें यूरिक एसिड का लेवल क्या रहेगा। अगर टेस्ट कराए जाते हैं तो उस कंडीशन में इनको जो यूरिक एसिड का लेवल होता है 1.5 से लेके 6 mg पर डेसीलीटर वो फीमेल में देखा जाता है, और 2.5 से लेके 8 mg पर DL ये मेल में देखा जाता है। अब देखा जाए तो इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं अपन। डायग्नोसिस ऐसे करेंगे, देखो फिजिकल एग्जाम, फैमिली मेडिकल हिस्ट्री देखी जाती है,
अब तीसरा जो जांच होती है, डायग्नोसिस होती है आरएफ एंड एंटी-सीसीपी ब्लड टेस्ट। आरएफ का मतलब इसमें होता है रूमेटॉइड फैक्टर, और जो चौथा टेस्ट है वो है ईएसआर, और पांचवा जो होता है वो एक्सरे के द्वारा। अब बात करते हैं अपन इसकी साइड इफेक्ट की। साइड इफेक्ट्स जो रहते हैं दवाइयों के, नोसिया रहता है, वॉमिटिंग रहता है, डायरिया रहता है और किडनी डैमेज रहता है। तो आज मैंने कोशिश करी थी कि एंटी ड्रग के बारे में आप लोगों को बताऊं, एंटी गाउट ड्रग के बारे में। तो इसके बारे में जो भी आपको और भी जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, तो मैं उसका जवाब देने की जब भी मैं फ्री होऊंगा तो मैं आपको जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो अगर आप लोगों को मेरी दी हुई जानकारी बहुत अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल में कमेंट करें, उसको बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ हैं वो आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिल सके। थैंक यू।